प्यारे साथियों नमस्कार। मैं कौशिक त्रिपाठी आप सभी का आपके अपने YouTube चैनल कौटिल्य एजुकेशन पॉइंट में स्वागत करता हूं। और आज के इस वीडियो में हम बात करने वाले हैं एटॉमिक स्ट्रक्चर यानी कि परमाणु संरचना के बारे में। और ये वीडियो जो चैप्टर शुरू हो रहा है यहाँ से हर साल टीजीटी में लगभग 10 से 12 सवाल बनते हैं। मतलब ये वीडियो आपके लिए बेहद इम्पॉर्टेंट है और ये आपके केमिस्ट्री के कई सारी चीज़ों को जानने में आपकी मदद करता है और इससे बहुत सारी चीज़ें आपको देखने के लिए मिलेंगी जो कि एक दूसरे से लिंक है। वैसे सबसे पहले मैं माफ़ी चाहूँगा क्योंकि बहुत सारे दिनों से आपको क्लास नहीं मिल पाई है, जिसकी वजह है थोड़ा सा हेल्थ जो है मेरी वो गड़बड़ थी। वैसे आज भी गला काफ़ी भारी है, लेकिन फिर भी चूँकि काफ़ी दिनों से आपका नुकसान हो रहा था तो थोड़ी सी हालात में सुधार है, तो मैंने सोचा कि आपको वीडियो प्रोवाइड की जाए। तो आइए शुरुआत करेंगे आज के इस लेक्चर की। तो हेडिंग लगाएंगे परमाणु संरचना। नोट्स बनाते हुए चलना। देखिए कुछ क्वेरीज भी आपकी हो सकती हैं, मेरे से शिकायतें भी हो सकती हैं, लेकिन आपको जितनी चीज़ें बताई जाए आप उनको अगर फॉलो करते हैं तो डेफिनेटली ये कंटेंट किसी भी पेड बैच के कंटेंट से ज़्यादा बेनिफिशियल आपके लिए होगा। इसकी गारंटी मैं आपसे 100% दे सकता हूँ। तो आइए शुरुआत करेंगे आज परमाणु संरचना यानी कि एटॉमिक स्ट्रक्चर के बारे में बात करने वाले। तो परमाणु संरचना, जिसको आप अंग्रेजी में एटॉमिक स्ट्रक्चर के नाम से जानते हैं, इसकी बात हम लोग करने वाले हैं। तो जैसा कि आप जानते हैं संरचना का मतलब ही है, हम यहाँ पर देखने वाले हैं इंटरनल स्ट्रक्चर ऑफ एटम। मतलब जो हमारे पास परमाणु है उसकी जो इंटरनल स्ट्रक्चर है वो किस तरीके से है, उसके बारे में इस चैप्टर में पूरी तरीके से स्टडी करेंगे। चैप्टर थोड़ा सा बड़ा आपको देखने के लिए हो सकता है, लेकिन 10 सवाल का मतलब भी आप जानते हैं कि कम से कम 40 नंबर का वेटेज रखने वाला है। 100% इसमें कोई दो राय नहीं है। तो फुली फोकस्ड होकर के पढ़िएगा। आज का लेक्चर थोड़ा सा बेसिक होगा, लेकिन इतना भी बेसिक नहीं होगा। मैं ये गारंटी दे सकता हूँ कि एक सवाल तो 100% आपको आज के ही लेक्चर से मिल जाएगा। और टीजीटी ने 2021 में वो सवाल पूछा भी है, तो ये इम्पोर्टेंट है। तो हम लोग शुरू करेंगे बेसिकली इस चैप्टर को डाल्टन्स एटॉमिक थ्योरी से, यानी कि डाल्टन का परमाणु सिद्धांत जो है परमाणुवाद का, वहां से हम लोग स्टार्ट करेंगे। और इस चैप्टर में बहुत काफी लेवल तक हम लोग जाने वाले हैं, जिसमें आप देखेंगे कि डाल्टन एटॉमिक थ्योरी से लेकर के इलेक्ट्रॉन प्रोटॉन न्यूट्रॉन की खोज, फिर इसके बाद प्लम्बडिंग मॉडल यानी कि थॉमसन का तरबूज मॉडल, रदरफोर्ड अल्फा स्कैटरिंग एक्सपेरिमेंट, रदरफोर्ड का प्रकीर्णन प्रयोग जो है आपके पास, और फिर डिफरेंट टाइप के मॉडल, और इसी में हम क्वांटम नंबर्स और डी ब्रॉगली तरंग दैर्ध्य, ये सारे कॉन्सेप्ट पढ़ने वाले हैं। तो बेहद आप सभी को काफी कंसंट्रेट होना पड़ेगा इस चैप्टर के अंदर। तो आइए शुरुआत करेंगे हम लोग कहाँ से, डाल्टन एटॉमिक थ्योरी के बारे में, वहां से हम लोग बात करेंगे। डाल्टन्स एटॉमिक थ्योरी। तो डाल्टन का परमाणु सिद्धांत, यहाँ से बातें जो है हमारी ये शुरू होने वाली हैं। हिंदी में बोले तो डाल्टन का परमाणु सिद्धांत, डाल्टन का परमाणुवाद का सिद्धांत। तो जैसा कि आप जानते हैं सबसे पहला प्रयास डाल्टन ने ही किया था, और इसकी थ्योरी जो है वो लगभग 100 सालों तक 100% पक्की रही। मतलब इसने काफी अच्छा प्रयास भी किया है, हालांकि ये फेल हुई। तो ये क्या कहता है, यहीं से टीजीटी ने सवाल 2021 में पूछा है, तो उसकी बात करते हैं। आइए शुरुआत करेंगे, लेकिन एक बार मैं देख लूँ सारी चीज़ें क्लियर कट दिख रही हैं, बिल्कुल सब कुछ वेल क्लैरिफाइड है। तो आइए शुरुआत करते हैं। तो डाल्टन का परमाणुवाद का जो सिद्धांत है इसकी बात करते हैं। तो सबसे पहले आपको ये जानना ही है कि जो ये डाल्टन का परमाणु सिद्धांत है ये किस पर बेस्ड है। तो बेस्ड ऑन इनडिविजिबिलिटी ऑफ एटम। मतलब डाल्टन साहब ये मानते थे
कि जो एटम है वो अविभाज्य है, मतलब परमाणु जो होगा आपको देखने के लिए मिलेगा वो अविभाज्य होगा। इसने इस सिद्धांत पर व्याख्या की है। हालांकि इससे पहले रासायनिक संयोग के नियम जो थे उनकी सबकी व्याख्या डाल्टन के इस परमाणु सिद्धांत से हो रही थी, तो ये काफी दिन तक अच्छी तरीके से चला भी है। तो बेस्ड ऑन इंडिविजिबिलिटी ऑफ एटम, मतलब ये परमाणु के अविभाज्यता सिद्धांत पर आधारित है। आपको ये बात तो 100% याद रखनी ही चाहिए। तो इंडिविजिबिलिटी ऑफ एटम और इसके मेन पॉइंट्स क्या क्या हैं उनकी बात करते हैं। तो सबसे पहला जो पॉइंट है वो डाल्टन ने ये कहा कि जो एटम है वो सबसे स्मॉलेस्ट पार्ट है किसका, किसी भी पदार्थ का। ठीक है, छोटा छोटा छोटा, यानी कि परमाणु जो कोई भी मैटर है वो छोटे 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 कणों से मिलकर के बना होता है, और उसका सबसे छोटा वाला जो कण है वो किसका बना हुआ है, परमाणु का बना हुआ है। मतलब ये सबसे छोटा एटम है, ये डाल्टन का मामला है। तो सबसे पहली बात कही कि जो परमाणु है वो स्मॉलेस्ट पार्टिकल है, मतलब सबसे छोटा पार्टिकल है। ये बात कही किसने, डाल्टन ने, यानी कि सबसे छोटा कण है और इसको फर्दर डिवाइड नहीं किया जा सकता, नॉट डिवाइड सब डिवाइडेड फर्दर, नॉट सब डिवाइडेड फर्दर। तो पहली बात डाल्टन साहब ने बोली, पहली बात जो डाल्टन साहब ने बोली, उन्होंने ये कहा कि परमाणु किसी भी पदार्थ का सबसे छोटा कण है जिसे और विभाजित नहीं किया जा सकता है, मतलब वो अविभाज्य है। तो ये बात हो गई सबसे पहली वाली। और फिर दूसरी बात इन्होंने बोली, देखिए ये सभी पॉइंट्स आपको याद भी रखने हैं। कि पहला पॉइंट इसने क्या कहा कि परमाणु जो है वो सबसे छोटा कण है किसी भी पदार्थ का और इसे डिवाइड नहीं किया जा सकता, मतलब ये अविभाज्य है। और दूसरे नंबर की जो बात इसने बोली कि जो हमारे पास सेम एलिमेंट होंगे, मतलब समान तत्वों के परमाणु जो है वो समान होंगे, समान तत्वों के परमाणु जो है वो समान होंगे। सेम एलिमेंट के परमाणु जो है, सेम एलिमेंट के एटम जो है वो सिमिलर होंगे, मतलब समान होंगे। और डिफरेंट एलिमेंट के एटम जो है वो डिफरेंट होंगे। तो तो सेम एलिमेंट के एटम जो है वो सिमिलर होंगे और डिफरेंट एलिमेंट के एटम डिफरेंट होंगे, मतलब एक ही तत्व के जो परमाणु होंगे वो क्या होंगे, समान होंगे। और डिफरेंट एलिमेंट के जो परमाणु होंगे वो क्या होंगे, डिफरेंट होंगे। ये दूसरी बात बोल दी, मतलब किसी एक ही तत्व के परमाणु समान, और यहाँ पर लिख ही देते हैं कि एक ही तत्व के परमाणु जो होंगे वो समान होंगे, एक ही तत्व के परमाणु समान और भिन्न तत्वों के भिन्न भिन्न होंगे। तो ये भी बात किसने कही, डाल्टन साहब ने कही। एक ही तत्व के परमाणु समान और भिन्न तत्वों के परमाणु क्या होंगे, भिन्न होंगे। ये दूसरी बात हो गई। ठीक है, तीसरी बात नीचे देखते हैं, आ रहा होगा तो लिख देते हैं, अदरवाइज मिटाते हैं कुछ। चलिए अभी तक तो ठीक ही है फिलहाल, और आगे आते हैं। तो एक पॉइंट और लिखते हैं। तीसरी बात जो बोली इन्होंने कि जो डिफरेंट एलिमेंट हैं, एटम्स ऑफ डिफरेंट एलिमेंट, एटम्स ऑफ डिफरेंट एलिमेंट combined simple ratio, combined in सिंपल रेशियो, मतलब जब भी ये तत्व का निर्माण करेंगे तो ये सिंपल रेशियो में कंबाइंड होंगे। ये भी बात कही। सपोज करिए अगर मैं थोड़ा सा मिलाऊं या तो यहीं पर लिख लेता हूँ कि हमको क्या बनाना है, Mg प्लस O2, इससे बना क्या 2MgO, MgO बना। अब इसके लिए 2 यहाँ पर लगाया तो Mg भी 2 हो गया। तो इसका रेशियो जो है 2:1:2 आ जाएगा। तो ये क्या है हमारे पास,
सिंपल रेशियो है जो कि आपको देखने के लिए मिलता है। ठीक है, तो उसने ये कहा कि जो डिफरेंट एलिमेंट है, डिफरेंट एलिमेंट के एटम है, वो मिल करके जब किसी भी यौगिक का निर्माण करते हैं तो वो सिंपल रेशियो में होता है। तो ये बात इसने तीसरी बात कही है। और चौथी बात पे अब आते हैं, एक बात और इसने बोली है। चारों बातों के बाद सवाल जो कराया है उसको भी मैं आपको करवा ही दूंगा जो आया है। तो ये बात हो गई। चौथी जो बात इसने बोली, इतनी बातें क्लियर है, हिंदी वाला लिखा रहेगा तो अभी मैं रिवाइज भी कर दूंगा आपको। चलिए, तो चौथी बात जो डाल्टन साहब ने बोली वो ये बोली कि एटम कैन नेवर बी क्रिएटेड नॉर डिस्ट्रॉयड, मतलब इसको ना तो हम क्रिएट कर सकते हैं और ना ही डिस्ट्रॉय मतलब नष्ट कर सकते हैं। ठीक है, अब हालांकि ये बाद में सारे पॉइंट लगभग गलत ही हो गए, लेकिन बहुत ही एक्यूरेसी तक इसने पहुंचाया भी हमको। काफ़ी सारी चीज़ों को समझने में इसके द्वारा हेल्प मिली है। तो आप ये बात जान सकते हैं। तो मतलब परमाणु ये जो है ना तो उत्पन्न किया जा सकता है ना तो नष्ट किया जा सकता है, यानी कि ये क्या है, इसका संरक्षण। जैसे ऊर्जा संरक्षण का सिद्धांत, वैसे आप इसको भी मान सकते हैं। तो इस तरीके से ये चार थे। अब टीजीटी के एग्जाम में यहीं से क्वेश्चन आया कि निम्नलिखित में से द्रव्य के बारे में कौन सी बातें सत्य है, उन्होंने ये पूछा। 3 स्टेटमेंट आपको इसी के दिए और चौथा स्टेटमेंट कुछ अलग था जो उसने दे दिया, और फिर वही वाला ऑप्शन सही माना गया था। मतलब कि कौन सा सही नहीं है, उसने ये बात पूछी थी। तो आपको इस थ्योरी के सारे पॉइंट को याद करना है। 4 बातें जो डाल्टन ने बोली है। सबसे पहली बात मैंने आपको बताई, ये किसी भी परमाणु का ये किसी भी द्रव्य का, जो पदार्थ का सबसे छोटा कण है जो कि फर्दर डिवाइड नहीं किया जा सकता, मतलब इसे और विभाज्य नहीं किया जा सकता है। दूसरी बात जो डाल्टन साहब ने बोली वो ये बोली कि एक ही तत्व के परमाणु समान होते हैं और भिन्न भिन्न अलग अलग तत्वों के परमाणु क्या होंगे, भिन्न भिन्न होंगे। तीसरी बात इसने बोली कि जब भी ये यौगिक का निर्माण करेंगे तो सिंपल रेशियो में इनकी मुलाकात होगी। और चौथी बात बोली कि हम ना तो परमाणु को उत्पन्न कर सकते हैं और ना तो परमाणु को नष्ट कर सकते हैं। ये 4 बातें हुई। हालांकि इसका ड्रॉबैक भी थे। अब कैसे ये चीजें चेंज हुई इसके बारे में बात करते हैं। तो आइए अब देखते हैं जो इसकी कमियां हैं। ऑल पोस्टुलेट ऑफ डाल्टन्स थ्योरी डिसएग्रीड, मतलब ये खत्म ही हो गया है। अभी ये इतना लिखा है, आइए मैं दिखाता हूँ आपको कि इनको आज झूठा बताया जा चुका है। ठीक है, तो पहला नंबर जो इसने कहा था कि ये परमाणु जो है इसका स्ट्रक्चर एक इसका था अविभाज्यता का, मतलब इसको अविभाज्य नहीं कर पाएंगे। लेकिन जब थ्योरी आई, डिस्कवरी हुई पार्टिकल्स की, इलेक्ट्रॉन, प्रोटॉन और न्यूट्रॉन्स की, तो वहां से ये पोस्टुलेट फेल हो गया। तो पहला नंबर हमारे पास हो गया कि परमाणु प्रेजेंट टाइम पे क्या है, डिवाइड किया जा सकता है। इसको इलेक्ट्रॉन, प्रोटॉन और न्यूट्रॉन, आज तो और भी बहुत सारे छोटे छोटे कण हमको देखने के लिए मिलते हैं, मीसान, हिग्स बोसन, इस तरीके से बहुत सारी चीजें है ना। तो ये पहला जो स्टेटमेंट था वो गलत हो गया। दूसरा स्टेटमेंट जो इसने कहा था कि एटम्स ऑफ एक ही तत्व के परमाणु जो है वो समान होंगे, भिन्न तत्वों के भिन्न होंगे। लेकिन कुछ दिनों के बाद जैसे हमारे पास किसकी खोज हुई, आइसोटोप की खोज हुई, यानी कि समस्थानिक की खोज हुई, तो हमने ये देखा कि एक ही तत्व के परमाणु क्या हो गए, भिन्न हो गए। तो ये बात आप देखने के लिए मिलेगी। तो जैसे ऑक्सीजन हमारे पास है, किसके कारण, समस्थानिक, मतलब आइसोटोप के कारण। ये दूसरी बात भी झूठी हो गई कि समान तत्व के जो परमाणु हैं वो भिन्न हो सकते हैं। जैसे हमारे पास 6C12 मिलता है और 6C14 मिलता है। तो एक में अगर आप देखें, एक के एटम में का परमाणु भार 12 है, दूसरे का 14 है। एक में 6 प्रोटॉन है तो 6 ही न्यूट्रॉन है, दूसरे में 6 प्रोटॉन है तो 8 न्यूट्रॉन है। तो इस तरीके से आपको ये चीजें देखने के लिए मिलती हैं। हाइड्रोजन की अगर आप बात कर लें तो 1H1, 1S2, 1S3, ये सारी चीजें जब हमको मिली तो दूसरा पोस्टुलेट भी गड़बड़ हो गया। फिर अब बात करते हैं तीसरे पोस्टुलेट की। तो हमको कई सारे नॉन स्टाइयो
स्टोइकियोमेट्रिक कंपाउंड देखने के लिए मिलते हैं, ठीक है। नॉन स्टोइकियोमेट्रिक कंपाउंड जो है वो देखने के लिए मिलते हैं, जिसमें सिंपलेस्ट रेशियो जो है वो नहीं पाया जाता, क्योंकि तीसरी बात हमने ये बोली थी कि ये सिंपल रेशियो में मिलेंगे तो वो भी काम खत्म हो गया हमारे पास। जैसे Fe और फिर इसके बाद 93O, तो इस तरीके से चीजें मिलने लगी। अब हमारे पास चौथा नंबर था कि एटम को ना तो क्रिएट किया जा सकता है और ना तो डिस्ट्रॉय किया जा सकता है, और वहां पर भी हमने नाभिकीय संलयन की प्रक्रिया द्वारा ये देखा कि नए एटम का निर्माण हम कर सकते हैं। तो ये चारों पास्टुलेट जो थे वो गलत हो गए। तो रेडियो एक्टिविटी की हेल्प से हम क्या कर सकते हैं, रेडियो एक्टिविटी की हेल्प से हम क्या कर सकते हैं, नए परमाणु का निर्माण कर सकते हैं, मतलब आर्टिफिशियली एटम को क्रिएट कर सकते हैं और डिस्ट्रॉय भी कर सकते हैं, ठीक है। क्रिएटिविटी एंड जो भी आपका डिस्ट्रॉय करना है बस इतना ही लिख देते हैं, दोनों बातें हो ही जाएंगी। तो इस तरीके से अगर आप देखें तो ये चार बातें थी, चारों बातें हालांकि बाद में गलत साबित हुई, लेकिन हमने ये 100 साल तक ये थ्योरी लगभग चलती रही जो आपको ये देखने के लिए मिल रहा है। तो उम्मीद है आपको ये बात समझ में आ गई होगी। और पिछले साल का प्रीवियस ईयर का क्वेश्चन अगर आपके पास है तो आप देख सकते हैं कि जो आया था प्रश्न वो ये था कि द्रव्य के परमाणु सिद्धांत की कुछ अवधारणाएं नीचे उद्धृत है, उनमें से बताइए कौन सा सही है या गलत है। तो ये बातें, हालांकि ये थ्योरी गलत थी, तो क्यों गलत हुई, अगर इससे भी सवाल पूछा जाए तो ये कहानी हो जाएगी आपकी। अब आइए आगे चलते हैं थोड़ा सा, कहाँ पर, तो डिस्कवरी ऑफ फंडामेंटल पार्टिकल्स पर, जिसके कारण जो डाल्टन्स एटॉमिक थ्योरी थी उसकी क्या हो गई ऐसी की तैसी। अब उसके बारे में बात करते हैं। तो सबसे पहले हम लोग पढ़ेंगे इलेक्ट्रॉन की खोज, है ना, डिस्कवरी ऑफ फंडामेंटल पार्टिकल में। आइए तो लिखते हैं डिस्कवरी ऑफ फंडामेंटल पार्टिकल, डिस्कवरी ऑफ फंडामेंटल पार्टिकल यानी कि मौलिक कणों की जो खोज है उसकी बात करते हैं। मौलिक कणों की खोज। अब ये जो मौलिक कण है, पहले के जमाने में हमारे पास जो प्रचलित था वो डिस्चार्ज ट्यूब के एक्सपेरिमेंट काफ़ी अच्छी तरीके से प्रचलित हो गए थे। तो कैथोड रे ट्यूब, है ना, कैथोड रे ट्यूब हम एक लेते हैं। ये एक हमारे पास CRT का सेटअप है जो बनाया गया, कैथोड रे ट्यूब। थोड़ा सा इधर और उधर में अंतर है, ठीक ही कर लेते हैं। हाँ। अब इसमें एक तरफ एनोड लगा दिया गया और एक तरफ कैथोड लगा दिया गया। जिसको हमने एक हाई वोल्टेज की बैटरी से कनेक्ट कर दिया। लगभग 10,000 वोल्ट की ये बैटरी है, 10,000 वोल्ट की ये बैटरी है, 10⁴ वोल्ट। और यहाँ पर हमने एक पंप लगाया जो कि वैक्यूम पंप है, ताकि हम इसको क्या कर पाएँ, इसमें वैक्यूम क्रिएट कर पाएँ। अत्यंत लो प्रेशर हमने क्रिएट किया, लो प्रेशर है हमारे पास। लो प्रेशर का मतलब है लगभग 10⁻⁻⁴ ATM के आसपास हमने प्रेशर को रखा, मतलब बहुत ही लो प्रेशर है। और ये निर्वात पंप है, वैक्यूम पंप की मदद से हमने सारी कहानी करी, ठीक है। ये बैटरी का पॉजिटिव सिरा और ये बैटरी का हमारे पास क्या है, नेगेटिव सिरा। इसको नीचे ही कर लेते हैं, मतलब आप ये समझ सकते हैं। यहाँ पर एक गैस हमने भर दी, कोई भी गैस हमने भरी है सॉरी, तो ये हमने गैस भर दी लो प्रेशर पे।
तो ये हमारे पास कैथोड हो गया और ये हमारे पास एनोड हो गया और इधर हमने एक स्क्रीन लगा दी जिंक सल्फाइड की, ताकि कुछ भी आए तो हमको चमक दिखाई दे। जिंक सल्फाइड की फ्लोरोसेंट स्क्रीन लगा। फ्लोरोसेंट स्क्रीन का काम यह है कि जब भी इससे कोई भी पार्टिकल टकराएगा तो क्या पैदा करेगा, वो ब्राइटनेस पैदा करेगा, यानी कि चमक पैदा होगी। तो जिंक सल्फाइड की एक स्क्रीन हमने लगा करके रखी है जो हमको चमक देगी और इसमें अत्यंत लो प्रेशर पर एक गैस भरी गई है और ये जो है इसका नाम क्या है, डिस्चार्ज ट्यूब। ये जो ट्यूब है इसका नाम है डिस्चार्ज ट्यूब। ठीक है, तो 10,000 वोल्ट के आसपास इसमें जब हमने वोल्टेज लगाया इस तो गैस के मालिक्यूल लो प्रेशर क्यों रखा गया, इसके पीछे एक कहानी है कि गैसेज आर वाइड कंडक्टर ऑफ इलेक्ट्रिसिटी, मतलब ये इलेक्ट्रिसिटी की वाइड कंडक्टर होती हैं। लेकिन जब हम प्रेशर को बहुत लो कर देते हैं तो ये इस हाई वोल्टेज के कारण क्या करती हैं, कंडक्टर का काम करने लग जाती हैं। तो हमने जब ये देखा कि इसमें काफ़ी लो प्रेशर लगाया और यहाँ से इलेक्ट्रॉन चलना शुरू हुए, तो जब इलेक्ट्रॉन चले तो हमने कुछ देर के बाद ये देखा कि बात ये हुई हमारे पास कि ये हमारे पास एक एनोड है और जिंक सल्फाइड की फ्लोरोसेंट स्क्रीन है जो कि ब्राइटनेस पैदा करेगी। 10⁴ मतलब वेरी हाई वोल्टेज लगाया, डिस्चार्ज ट्यूब लगा दी, लो प्रेशर है हमारे पास और इसमें एक गैस भर दी। जैसे गैस भरने का मामला ये है कि हमने जब हाई वोल्टेज लगाया तो हाइड्रोजन से क्या होगा, H+ बन जाएगा और इलेक्ट्रॉन जो है वो बाहर आ जाएगा, मतलब इसका आयोनाइजेशन हो जाएगा यानी कि आयनीकरण हो जाएगा। तो वही जो इलेक्ट्रॉन निकलेंगे ये इधर से चल करके इधर जाएंगे। तो इनविजिबल कुछ रेस निकली, मतलब ये अदृश्य किरणें निकली हैं, इनविजिबल रेस निकली हमारे पास। अब पता हमको कैसे चला, अगर वो इनविजिबल थी तो इधर से देखा गया कि इधर की तरफ कुछ किरणें गई और इस पर जब वो टकराई फ्लोरोसेंट स्क्रीन पर तो उसमें क्या हुआ, चमक पैदा हुई। तो कुछ बातें हैं जो निकल करके आई हैं जिनको आपको जानना है। पहले नंबर की बात जो है कैरेक्टरिस्टिक है, इनके जो लक्षण हैं वो कौन कौन से हैं कैथोड किरणों के। तो क्योंकि ये कैथोड से निकल करके आ रही थी, इधर से इधर की तरफ जा रही थी, इसलिए इनको नाम दिया गया कैथोड किरणें। तो सबसे पहले जो कैथोड किरणों के कैरेक्टरिस्टिक्स हैं, लक्षण हैं, उनकी बात करेंगे जहां से आपको कुछ चीज़ें याद रखनी है। तो कैथोड किरणों के जो लक्षण हैं उनके बारे में बात करते हैं। सबसे पहली चीज़ आपको ये देखना है कि ये निगेटिवली चार्ज होती हैं, मतलब इन पर जो है वो ऋणात्मक आवेश होता है, यानी कि ये निगेटिवली चार्ज है, हमारे पास ऋणात्मक आवेश है। मेन में ऋणात्मक आवेश क्यों है, ये क्यों कहा, क्योंकि ये प्लस इधर से निकल करके प्लस की तरफ जा रही थी, निगेटिव से निकल करके पॉजिटिव की तरफ, तो ऋणात्मक आवेश जो है वो पॉजिटिव की तरफ अट्रैक्ट होगा। तो मतलब ये बात हो गई हमारे पास, इन पर ऋणात्मक आवेश है। दूसरी मतलब अगर आपको मैं समझाऊं भी तो ये हमारे पास एक प्लस है और ये हमारे पास माइनस है। जब इलेक्ट्रिक फील्ड हमने लगाया तो ये जो किरणें हैं, ये जो जाने वाली किरणें हैं, ये क्या हुआ, देखा गया कि प्लस वाली प्लेट की तरफ विक्षेपित हो जाती, मुड़ जाती हैं। तो डेफिनेटली ये माना गया कि इन पर कौन सा चार्ज है, ऋणात्मक आवेश है। दूसरी बात ये है कि जब ये चलती हैं तो शैडो का निर्माण करती, मतलब इनके सामने अगर हम कोई भी चीज रख दें तो क्या बनती है, उसकी एक शैडो बन जाती है, मतलब छाया बनती है। तो इसका मतलब ये है, यहाँ से हमको पता चला कि ये सीधी रेखा में ट्रेवल करती हैं। कौन सी रेखा में ट्रेवल करती हैं, सीधी रेखा में जो कैथोड किरणें हैं वो चलती हैं। तो ये बात पता चल गई। तीसरा नंबर की बात ये है कि इनके पास काइनेटिक एनर्जी होती है, मतलब ये इनके रास्ते में अगर हम एक छोटा सा पैडल व्हील रख दें, अब इतना बड़ा भी नहीं रख देना है कि आप कूलर रखते हैं, कुछ ऐसा अगर पैडल व्हील बिल्कुल छोटा सा रख दें और ये किरणें आती हैं तो ये उसको क्या करती हैं, घुमाती है, मतलब इसके पास काइनेटिक एनर्जी होती है। ठीक है, तो ये बात हो गई हमारे पास। तो इस तरीके से और
अगर हम इनके सामने कोई ऑब्जेक्ट रखते हैं, काफ़ी देर तक रखा रह मतलब कुछ देर तक रखा रह जाता है, तो वो ऑब्जेक्ट क्या होता है, हीट हो जाता है। तो मतलब ये किरणें क्या करती हैं, हीट को प्रोड्यूस करती हैं। और मैग्नेटिक फील्ड अगर लगाते हैं तो उसमें भी ये किरणें जो है वो कुछ ऐसी होती है। तो ये कुछ प्रॉपर्टीज थी जो कैथोड किरणों के पास थी और जिनको आपको जानना बेहद आवश्यक है। तो इस तरीके से इस एक्सपेरिमेंट के द्वारा इतनी चीजें हमको देखने के लिए मिली। अब बेसिकली ये जो गैस है, हाँ ये बात 100% याद रखनी है। हो सकता है सवाल ये बनी जाए कि कैथोड किरणें जो हैं उनका नेचर इसके अंदर कौन सी गैस भरी है इस पर बिल्कुल भी निर्भर नहीं करता। दिस इज इंडिपेंडेंट, मतलब ये क्या है, इंडिपेंडेंट है। थोड़ी सी कुछ बातें मुझे और बतानी है। उम्मीद है कि मैग्नेटिक फील्ड और इलेक्ट्रिक फील्ड में ये क्या करती हैं, डिफ्लेक्ट होती हैं। इन पर कौन सा चार्ज होता है, नेगेटिव चार्ज होता है और ये हीट प्रोड्यूस करती हैं। इनके पास काइनेटिक एनर्जी होती है। ये सारी बातें आप अब तक में जान चुके होंगे। और अब इसके बाद बात करते हैं थोड़ा सा इसके कैलकुलेशन की, चार्ज और मास की। तो जो इनका स्पेसिफिक चार्ज होता है, विशिष्ट आवेश जिसको आप बोलते हैं, इसको आप याद रखेंगे या फिर ध्यान रखेंगे। तो स्पेसिफिक चार्ज हिंदी में बोले तो विशिष्ट आवेश E/m रेशियो जो होता है उसकी बात करते हैं। तो इन पर जो विशिष्ट आवेश होता है वो -1.75 इंटू 10⁸ कूलाम प्रति ग्राम होता है। और जो चार्ज है एक कैथोड रे का, मतलब चार्ज ऑफ इलेक्ट्रॉन जो है वो 1.6 इंटू 10⁻⁻19 कूलाम होता है। ये बात आप सब लोग जानते ही हैं। तो चार्ज अपान मास से, क्योंकि स्पेसिफिक चार्ज यानी कि विशिष्ट आवेश बराबर होता है क्या, चार्ज अपान मास, स्पेसिफिक चार्ज E/m, चार्ज अपान मास। तो इन पर जो चार्ज है वो हमको पता चल गया, स्पेसिफिक चार्ज है पता चल गया, तो मास हम निकाल सकते हैं। अब यानी कि हमारे पास क्या है, 1.75 इंटू 10⁸ कूलाम पर ग्राम ये हो गया। और इंटू तो बराबर हो गया चार्ज यानी कि 1.6 इंटू 10⁻⁻19 कूलाम हो गया। और डिवाइडेड बाई क्या हो गया हमारे पास, मास। अब अगर हमको मास चाहिए तो इसमें उससे क्या कर देंगे, डिवाइड कर देंगे। और तो मास जो आएगा निकल करके वो लगभग 9.1 इंटू 10⁻⁻27 28 और ग्राम, इतना हो जाएगा आपके पास क्या, इसका द्रव्यमान। ठीक है, 9.1 इंटू 10⁻⁻28 ग्राम हो जाएगा। और किलोग्राम में अगर आप बात करेंगे तो 9.1 इंटू 10⁻31 किलोग्राम हो जाएगा, जो कि आपको याद रखना है। तो इस तरीके से चार्ज और मास निकाले गया। और इसमें जो सबसे बड़ी चीज आपको याद रखनी है कि स्पेसिफिक चार्ज जो है वो इंडिपेंडेंट होता है नेचर ऑफ गैस के, क्योंकि सबका जो चार्ज है चाहे वो किसी भी गैस का हो, एक इलेक्ट्रॉन का, वो 1.6 इंटू 10⁻⁻19 ही होगा। और मास भी इसका फिक्स ही होना है। तो चार्ज अपान मास आप कोई भी गैस लेकर के निकालेंगे ये उससे क्या होगा, इंडिपेंडेंट होगा। इतनी बात हो गई। ठीक है, अब आइए चलते हैं किसके, न्यूट्रॉन की खोज की तरफ। किसकी बात करते हैं, न्यूट्रॉन की खोज, सॉरी प्रोटॉन की खोज की पहले बात करते हैं। तो डिस्कवरी ऑफ प्रोटॉन, तो जो इलेक्ट्रॉन की खोज थी उसका श्रेय किसको गया, जे थॉमसन को, है ना। और डिस्कवरी ऑफ प्रोटॉन ये किसको श्रेय जाता है, गोल्डस्टीन को। अब उस टाइम पे जो कैथोड रे ट्यूब के एक्सपेरिमेंट थे वो काफ़ी प्रचलित हो चुके थे और ये भी उसी टाइम पे हुआ। तो इसमें भी हम लोग किसका उपयोग करते हैं, कैथोड रे का ट्यूब। और इसमें भी सेम वही कहानी है कि 2 इलेक्ट्रोड हमने लगाए
एक को बैटरी के पॉजिटिव सिरे से कनेक्ट किया और दूसरे को निगेटिव सिरे से कनेक्ट करवा लिया। इधर की तरफ हमने ले लिया क्या, एनोड, और इधर की तरफ हमने ले लिया कैथोड। इस बार जो लिया है वो परफ्यूरेटेड कैथोड है हमारे पास, मतलब छिद्रित कैथोड, जिसको आप हिंदी में बोल सकते हैं। इसमें हमारे पास एक छिद्रित कैथोड है। प्रेशर इस बार भी काफी लो है, प्रेशर को क्या रखा, लो रखा गया, मतलब ज़्यादा हाई प्रेशर इस बार भी नहीं है। H2 गैस ले ली गई और परफ्यूरेटेड कैथोड है, जिंक सल्फाइड की एक क्या है हमारे पास, स्क्रीन है। तो इस तरीके से आप ये सारी चीज़ें इसमें भी देख पाते हैं, जिंक सल्फाइड। अब ये वाले को बैटरी के पॉजिटिव सिरे से जैसे कनेक्ट किया था वैसा ही कनेक्ट कर दिया, और ये वाले को निगेटिव सिरे से कनेक्ट कर दिया। काफ़ी ज़्यादा वोल्टेज यहाँ पर भी लगा है। तो हमने क्या देखा कि कुछ किरणें इधर से निकल करके इधर की तरफ आगे जा रही, ठीक है। तो जब ये किरणें आगे जा रही हैं और टकराती हैं तो इस पर क्या पैदा करती हैं, चमक पैदा करती हैं, ब्राइटनेस पैदा करती हैं। तो इनकी कैरेक्टरिस्टिक क्या होती है, तो इनको हम बोलते हैं, प्रोटॉन को एनोड रेस और कैनाल रेस भी बोलते हैं, ठीक है। अब यहाँ पर क्या होता है कि ये भी स्ट्रेट लाइन में ट्रेवल करती हैं। इनका जो लक्षण है, ये भी क्या करती हैं, सबसे पहले सीधी रेखा में चलती हैं, स्ट्रेट लाइन में ट्रेवल करती हैं। ये भी कैसे पता चला, तो इनके सामने जब हम कोई ऑब्जेक्ट रखते हैं तो उसकी क्या बनाती हैं, ये परछाई का निर्माण करती हैं। उसके बाद ये पॉजिटिवली चार्ज होती हैं, मतलब इन पर क्या होता है, धनावेश होता है, पॉजिटिव चार्ज होता है। पॉजिटिव चार्ज होता है, ये कैसे पता चला, तो जब हम इनको बाहरी कहीं पर भी रखते हैं, कौन से फील्ड में, इलेक्ट्रिक फील्ड में, ये वाली प्लेट नेगेटिव है, ये वाली प्लेट पॉजिटिव है, इस तरीके से ये किरणें जा रही हैं, तो ये क्या होती हैं, नेगेटिव की तरफ डिफ्लेक्ट हो जाती हैं। तो नेगेटिव की तरफ डिफ्लेक्ट हुआ, इसलिए हमको ये पता चला कि इन पर कौन सा चार्ज है, धनावेश है। फिर इसके बाद मैग्नेटिक फील्ड के द्वारा भी ये डिफ्लेक्ट होती हैं, मतलब मैग्नेटिक फील्ड में भी ये डिफ्लेक्ट हो जाती हैं। फिर इनके सामने भी अगर आप पैडल व्हील रखते हैं तो ये उसको घुमाती हैं, मतलब इसमें भी क्या होती है, काफ़ी एनर्जी होती है, ठीक है, पोजेसेस सम काइनेटिक एनर्जी। तो इस तरीके से इनमें भी क्या होता है, हीटिंग इफेक्ट होता है। तो अब चार्ज और मास की बात करते हैं, जो कि इम्पोर्टेंट है। इनकी भी गुण आपने देख ही लिए हैं। अब इसके बाद आगे चलते हैं, ठीक है। तो चार्ज अपान मास, तो स्पेसिफिक चार्ज जो होता है किसका, प्रोटॉन का, चार्ज एंड मास ऑफ प्रोटॉन की बात करते हैं, चार्ज एंड मास। तो अगर आप देखेंगे तो सबसे पहले जो स्पेसिफिक चार्ज है, मतलब विशिष्ट आवेश है, वो कितना होता है, तो 9.58 इंटू 10⁴ कूलाम प्रति ग्राम। ये बात आपको याद रखनी है। चार्ज ऑन प्रोटॉन, ये भी बात आप जानते ही हैं कि चार्ज जो है प्रोटॉन पर आवेश कितना होगा, तो ये होता है सेम उतना ही, लेकिन बस प्लस का हो गया, 1.6 इंटू 10⁻⁹ कूलाम। और फिर इसके बाद तीसरी जो बात आपको याद रखनी है कि स्पेसिफिक चार्ज जो है, स्पेसिफिक चार्ज बराबर होता है चार्ज अपान मास, और चार्ज अपान मास का रेशियो निकालने के बाद जो इनका द्रव्यमान आएगा वो आएगा 1.6 इंटू 10⁻⁻24 ग्राम, या फिर किलोग्राम में बोले तो 1.6 इंटू 10⁻�67 भी लिख देते हैं, 27 किलोग्राम। तो ये हो गया इसका चार्ज और मास का रेशियो। फिर इसके बाद न्यूट्रॉन की बात कर लेते हैं। तो तीनों आज की क्लास में निपटा लेंगे और फिर आगे की बातें शुरू करेंगे। तो उम्मीद है यहाँ तक आपको चीज़ें समझ में आ गई होंगी। हाँ, एक बात और जो मैंने यहाँ पर छोड़ दी कि जो न्यूट्रॉन है, प्रोटॉन की खोज है, स्पेसिफिक चार्ज क्या होगा, स्पेसिफिक चार्ज ऑफ प्रोटॉन इज डिपेंडेंट ऑन नेचर ऑफ गैस।
मतलब ये गैस के नेचर पर डिपेंड करता है। आप कौन सी गैस ले रहे हैं उस पर इसका स्पेसिफिक चार्ज डिपेंड करेगा। तो ये बात आपको याद रखनी है, ठीक है। हो सकता है इस बार यहीं से सवाल बने कि कौन सा ऐसा पार्टिकल है या कौन सी ऐसी रे है जिसका स्पेसिफिक चार्ज गैस के नेचर पर डिपेंडेंट है या फिर नहीं है। तो आपको ये बात याद रखनी है। अब न्यूट्रॉन की बात करते हैं, मतलब सॉरी, तो न्यूट्रॉन की खोज की बात करते हैं। बेरिलियम और पोलोनियम क्या है? बेरिलियम और पोलोनियम से निकलने वाले अल्फा पार्टिकल, जब हम इसको क्या करते हैं, अल्फा पार्टिकल से टकराते हैं तो क्या होता है। तो देखिए हमारे पास है 4Be9, ठीक है, प्लस 2He4। जब ये कहानी होती है तो हमारे पास बनता है 6C12 प्लस 0N1, ठीक है। तो ये हमारे पास क्या बन गया, न्यूट्रॉन, ठीक। तो पोलोनियम से निकलने वाले अल्फा पार्टिकल जब बेरिलियम पर अटैक करवाते हैं तो कौन बनता है, न्यूट्रॉन का निर्माण होता है। तो यहाँ पर अगर हम देखें तो चार्ज जो है, चार्ज तो इसका न्यूट्रल है, मतलब चार्ज इस पर 0 है, और प्रोटॉन जो मास है वो लगभग प्रोटॉन के मास के इक्विवेलेंट है, यानी कि 1.67 × 10⁻⁻27 किलोग्राम की बात हो जाए। तो ये हो गया हमारे पास चार्ज और मास, ठीक है। तो इसकी खोज जो है वो किसने करी थी, चैडविक ने करी थी। ये बात आप सब लोग जानते ही हैं, तो इसको भी ध्यान रख लीजिएगा, कौन किया था इसकी खोज, चैडविक ने। तो ये हमारे पास बात हो गई किसकी, न्यूट्रॉन की, और ये न्यूट्रल होता है। अच्छा, अल्फा पार्टिकल का मतलब हीलियम न्यूक्लियस होता है, यानी कि अगर आप देखें तो हीलियम जो नाभिक है इसके पास 2 इलेक्ट्रॉन होते हैं। अगर इन दोनों इलेक्ट्रॉनों को निकाल दिया जाए बाहर, मतलब गायब कर दिया जाए, तो हमारे पास सिर्फ और सिर्फ बचेगा क्या, हीलियम न्यूक्लियस। तो हीलियम न्यूक्लियस को ही हम क्या बोलते हैं, अल्फा परमाणु बोलते हैं, ठीक है। तो इसके पास सिर्फ और सिर्फ 2 प्रोटॉन होते हैं, ठीक। तो डबली आयोनाइज्ड हीलियम एटम को हम क्या बोलते हैं, अल्फा पार्टिकल। ये बात भी आपको याद रखनी है, किसी भी लैंग्वेज में पूछा जा सकता है। अब इसके बाद कुछ मॉडल आए हमारे पास इस परमाणुओं को दिखाने के। तो सबसे पहला जो मॉडल आया हमारे पास वो था जे थॉमसन का प्लम पडिंग मॉडल, मतलब तरबूज मॉडल, आप जिसको जानते हैं तरबूज मॉडल के नाम से, ठीक है। तो इसको बोलते हैं थॉमसन मॉडल, तरबूज मॉडल। ये भी आपके सिलेबस में, इसको आज की क्लास में निपटा लेते हैं, और कल से फिर से एक इम्पॉर्टेंट टॉपिक से ये क्लास शुरू होगी। तो आपको क्या करना है कि जो लोग इधर उधर ब्राउनियन मोशन कर रहे हैं, ब्राउनी गति कर रहे हैं, इस चैनल उस चैनल, ये वीडियो देख लिया वो वीडियो देख लिया, ऐसे में आपका एग्जाम कंफर्म नहीं हो पाएगा। आपको एक जगह से सारे के सारे नोट्स बनाने ही पड़ेंगे, और फिर उसके बाद आप चीज़ों को शेड्यूल के हिसाब से देखना शुरू कीजिए, तभी आप अच्छा कर पाएंगे। तो थॉमसन मॉडल की बात करते हैं, तो इसको बोलते हैं वाटरमेलन मॉडल, है ना, या फिर तरबूज मॉडल भी बोला जाता है। तो जो जे थॉमसन थे उन्होंने ये कहा कि एटम्स आर, देखिए हालांकि ये मॉडल बिल्कुल गलत है, लेकिन फिर भी हम इनको सबको क्यों पढ़ते हैं, क्योंकि ये उनको ट्रिब्यूट दिलाते हैं, याद दिलाते हैं कि किसी ने कुछ बनाया था, और इसके आधार पर सोचने की क्षमता जागृत हुई, और हम आज जहाँ पर भी हैं साइंस के अंदर, वो सब इन्हीं सारी सोचों के कारण। तो जे थॉमसन का ये मानना था, थॉमसन मॉडल का ये मानना था कि प्रत्येक जो कोई भी हमारे पास एटम होता है वो पॉजिटिवली चार्ज सरफेस होती है। क्या होती है? पॉजिटिवली चार्ज सरफेस होती है। मतलब
जो मतलब जो भी हमारे पास एटम है वो एक तरीके से गोला होता है, किसका, पॉजिटिवली चार्ज स्फीयर का, मतलब एक पॉजिटिवली चार्ज स्फीयर होता है जिसमें इलेक्ट्रॉन तरबूज के बीज के जैसे फिक्स होते हैं और पूरा एटम न्यूट्रल होता है। तो ये बात इन्होंने कही कि पॉजिटिवली चार्ज स्फीयर है हमारे पास, तो यूनिफॉर्म पॉजिटिवली चार्ज स्फीयर होगा। यहाँ पर मैं लिख ही देता हूँ कुछ पॉइंट, यूनिफॉर्म पॉजिटिवली चार्ज स्फीयर। तो ये बात बोली, मतलब इसके अनुसार जो परमाणु है वो एक समान धनावेशित गोला होता है। ठीक है, जिस पर इलेक्ट्रॉन क्या होते हैं, धसे हुए होते हैं, इन विच इलेक्ट्रॉन्स आर इम्बेडेड। धनावेशित गोला है जिस पर इलेक्ट्रॉन क्या हो, धसे हुए होते हैं, जैसे तरबूज में बीज धसे हुए होते हैं। ठीक है, टोटल पॉजिटिव चार्ज बराबर होगा टोटल नेगेटिव चार्ज के। टोटल चार्ज पॉजिटिव बराबर है टोटल नेगेटिव चार्ज के, इसलिए एटम जो होता है वो न्यूट्रल होता है। तो ये भी बात इन्होंने कह दी। तो इतनी बातें थी किसके, प्लम-पडिंग मॉडल के बारे में। हालांकि ये बाद में एकदम फेल हुआ और इसके बाद आया हमारे पास कौन, अल्फा प्रकीर्णन प्रयोग, जिसको आपको देखने के लिए मिलेगा। तो अगर आप देख पाए तो इस तरीके से आज 3 टॉपिक हमने लगभग खत्म कर लिए हैं आपके सिलेबस के। अब इसके बाद आगे कहानी आएगी अल्फा प्रकीर्णन प्रयोग की और बोहर्स मॉडल, जो कि आपके लिए बेहद इंपॉर्टेंट है। कल की क्लास में हम लोग उनको डिस्कस करेंगे। आपको ये किस तरीके से क्लास लगी है, इसमें कोई भी चेंजेस करना हो तो अपनी राय कमेंट बॉक्स में जरूर दीजिएगा। और सारा सिलेबस मैं आपको एग्जाम के पहले कंप्लीट कराऊंगा, इसकी चिंता आपको नहीं करनी है। तो तब तक आप सभी लोग इन वीडियोस को देखिए और जो पुराने साल के पेपर हैं उनको करने का प्रयास कीजिए। 100% डेफिनेटली जहां तक के कॉन्सेप्ट क्लियर होंगे आपके, वहां तक के आप क्वेश्चंस को कर पाएंगे। तो आज के लिए यहीं तक रखते हैं, मिलेंगे अगली क्लास में, तब तक के लिए हैप्पी लर्निंग।